हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक खास सेगमेंट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा जनन तंत्र का नियंत्रण कौन कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, वो कौन कौन सा हार्मोन है जो कि मादा जनन तंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। तो आइए आज हम मादा जनन तंत्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के बारे में सीखेंगे। वो कैसे नियंत्रित करता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सीख चुके हैं, उसी बेसिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग सीखेंगे। दोनों में लगभग वर्क जो है सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आज हम लोग देख पाएंगे। आइए, जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप यहां पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये ह्यूमन ब्रेन है। इस ह्यूमन ब्रेन में आप देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमन ब्रेन में यहां पर थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस बना हुआ है और उसके नीचे रेड वाला पिट्यूटरी। इसी को थोड़ा हम बड़ा कर दिए, यहां पर लार्ज किए, तो लार्ज किए तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये लेडी है तो इसको हम थोड़ा सा लेडी का शेप देते हैं। लीजिए, ये रहा लेडी, यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ये लेडी है। ठीक है, तो लेडी के ब्रेन में जो हम देख पा रहे हैं यहां पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, उसको थोड़ा लार्ज किया। यहां पर ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे दो लोब मिलता है, ये जो पीछे की ओर है उसको कहते हैं हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी, और जो आगे रहता है उसे एंटेरियर पिट्यूटरी। तो मेन रूप से आपको फिलहाल जो सीखना है वो एंटेरियर पिट्यूटरी के बारे में सीखना है। तो ये है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां से जो हार्मोन निकला वो गया कहां पर, एंटेरियर पिट्यूटरी पर, अग्र पीयूष ग्रंथि पर। जैसे एंटेरियर पिट्यूटरी पर गया तो यहां से निकलता है FSH और एक निकलता है LH। दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, FSH और LH। कहां से? अग्र पीयूष ग्रंथि से। जो FSH है इसका, ये FSH और LH सीधे हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड के थ्रू फीमेल के ओवरी के पास पहुंचता है, अंडाशय के पास पहुंचता है। ये FSH जो है पहले निकलता है और FSH एक्ट करता है इस पर, ये है फॉलिकल, पुटिका। ठीक है, ये पुटिका है, फॉलिकल है। इस फॉलिकल पे FSH काम किया, तो इस फॉलिकल पे जैसे ही FSH काम किया तो इसमें कोशिका का विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कोशिका की संख्या बढ़ेगी। अब कोशिका की संख्या बढ़ी तो ये फॉलिकल्स, इसमें से एक फॉलिकल, हजारों की संख्या में यहाँ पर फॉलिकल मौजूद रहते हैं, उसमें से एक फॉलिकल डेवलप होता है। ये डेवलप हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से मैच्योर फॉलिकल में बदलता है, और जो परिपक्व फॉलिकल होता है, जो परिपक्व पुटिका होती है, उस परिपक्व पुटिका को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ये डायरेक्टली सवाल आता है, मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो नोन एज, परिपक्व पुटिका को क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल में डेवलपमेंट जो देखने को मिला वो किसके कारण मिला? इस FSH के कारण मिला। और ये LH फिर क्या करता है कि इस ग्राफियन फॉलिकल को यहां से ब्रस्ट कर देता है। जैसे ये फट गया तो फटा तो अंदर देख रहे ग्रीन सा पार्ट जो कि है ओवम, यानी अंडाणु, और यहां से अंडाणु बाहर निकल गया। ये अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना कहलाता है अंडो उत्सर्ग, यानी ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवा का रिलीज होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो ये अंडाशय से अंडाणु बाहर निकला किस हार्मोन के कारण? LH के कारण। यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस किसके कारण हुआ? LH के कारण हुआ। और ये LH के कारण ही क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये अंडाणु तो बाहर निकल गया ना, अब अंडाणु बाहर निकला तो बचा हुआ जो पार्ट होता है बाबू, ये जो
यहाँ पे बचा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या करता है कि एक अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथि में बदलता है, यानी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब बाद में इसका अस्तित्व जो है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, अभी फिलहाल कुछ समय के लिए है। तो अस्थायी रूप से एक ग्लैंड बना, एक ग्रंथि बना, उस ग्रंथि का नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्रंथि किससे बना? यही ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट से, इसी पार्ट से यहाँ पर ग्रंथि बना, ग्लैंड बना, वो ग्लैंड कहलाया कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक खास हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत काम आता है। ठीक है, जो स्त्री जो है प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पर हम देख पाए कि किस तरीके से कंट्रोल हुआ। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच और फिर एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटेरियर से क्या निकला? एफएसएच और एलएच। तब जा करके ये एफएसएच, ये एलएच के कारण, एफएसएच के कारण तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, इस एलएच के कारण इस ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ। और इसी एलएच के कारण इसमें जो लेयर है, जो देखिए दो लेयर बताए हैं, बाहर वाला जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला लेयर कहलाता है थीका इंटरना। तो थीका इंटरना से एक और हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन हार्मोन का भी सिक्रेशन हो रहा है यहीं से। तो यहीं से आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? एलएच के थ्रू। अब अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजेन का लेवल हाई होता है तो वो सीधे नेगेटिव फीडबैक देता है आपके हाइपोथैलेमस और एंटेरियर को कि अब जो है आप एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आप प्रोजेस्टेरॉन निकालना चाह रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन निकल गया, एस्ट्रोजन निकालना चाहते थे, निकल गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको नेगेटिव फीडबैक दिया। अब उसी को हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस देख पा रहे हैं आप लोग, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इस हाइपोथैलेमस में आप लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट हुआ? जीएनआरएच। अभी बोले किस पे एक्ट करा? एंटेरियर पिट्यूटरी लोब, अग्र पीयूष ग्रंथि की पाली पर। जैसे ही एंटेरियर पिट्यूटरी लोब पर ये एक्ट करा, देन यहां पर क्या हुआ कि इससे दो हार्मोन निकला, एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच क्या काम किया? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी, अंडाशय में अंडाणु का वृद्धि करवाया, उसका डेवलपमेंट कराया, ग्रोथ करवाया। तो फॉलिकल बढ़ा किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करे, फॉलिकल को प्रेरित करे, बढ़ाए, तो उसी हार्मोन को हम लोग एफएसएच कहते हैं। तो एफएसएच के कारण फॉलिकल में डेवलपमेंट हुआ। बचा आपका जाके एलएच। अब एलएच क्या करता है? तो एलएच का पहला फंक्शन देखिए, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन का सिक्रीशन करवाएगा कहां से? ग्राफियन फॉलिकल से। जैसा कि हम लोग यहां पर देखें कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकला? एस्ट्रोजेन। तो पहला एलएच का काम हुआ कि ये ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा और क्या निकलवाएगा? एस्ट्रोजेन। और दूसरा काम क्या रहेगा कि सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन करवाएगा कौन? एलएच। लेकिन कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से, ये वाला अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथि यानी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां से निकला आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजेन यदि बॉडी में एवब सिक्रीशन हो जाता है, एवब सिक्रीशन मतलब ज्यादा निकल गया, देन ज्यादा निकला तो क्या करेगा कि ये सीधा इसको बोलेगा कि चलिए अब आप एलएच को सिक्रेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा निकालिएगा तो इधर एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा तो बॉडी को नुकसान भी तो हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। देन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये निगेटिव फीडबैक इसको दे रहा, और इसको भी दे रहा है। इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि यही तो हाइपोथैलेमस ही तो इसको एक्टिवेट कर रहा है ना। तो ये हाइपोथैलेमस को भी बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस भैया आप जीएनआरएच को निकालना बंद कर दीजिए। तो हाइपोथैलेमस कहता है ठीक है हम बंद कर देते हैं। यहां से जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो क्या ये एंटेरियर पिट्यूटरी काम करेगा? क्या ये एफएसएच एलएच निकालेगा? क्या बिल्कुल नहीं निकालेगा। और ये नहीं निकालेगा तो जितना एस्ट्रोजन पहले से बना हुआ उतना बना रहेगा। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, और इसका देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन निकला इसका क्या काम है? एक्ट ऑन यूट्रस, ये गर्भाशय पर काम करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
गर्भावस्था के दौरान ये गर्भाशय पर काम करेगा। फिर प्रिवेंट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के स्राव को वो नियंत्रित करेगा कि जब शरीर में, स्त्री के शरीर में जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है, ये देखिए इसका निर्माण हो गया, तब कॉर्पस ल्यूटियम जब बन गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है बाबू? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। और जैसे ही बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन आया तो ये एफएसएच का सिक्रीशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तभी ये फॉलिकल का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। इसी कारण से कोई भी लेडी यदि प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एफएसएच का सिक्रीशन क्या हो गया है? बंद हो गया है। एफएसएच नहीं निकलेगा तो ये फॉलिकल बनेगा क्या? और ये फॉलिकल नहीं बनेगा तो क्या यहाँ से ओवा बाहर निकलेगा? ओवा ही नहीं निकलेगा तो मासिक चक्र आएगा, मेंस्ट्रुअल, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जब कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस समय एफएसएच का सिक्रीशन बंद रहता है, एफएसएच नहीं निकलता है। एफएसएच नहीं निकला तो फॉलिकल में ग्रोथ नहीं हुआ, और फॉलिकल में ग्रोथ नहीं हुआ तो ओवा नहीं निकला, ओवा नहीं निकला तो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस एक खास स्टेज में आता है। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं पुबर्टी, यौवनारंभ। ये एक ऐसा समय है जिस समय प्राइमरी ग्रोथ हो चुका होता है लेडी में, मतलब कि उनका शारीरिक विकास जो है नॉर्मली हुआ रहता है। लेकिन इसमें पुबर्टी में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, द्वितीयक लैंगिक विकास, मतलब कि विभिन्न अंगों में उनकी बनावट में परिवर्तन देखने, कुछ खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें पुबर्टी जो है लेडी में कब आता है, तो आने का टाइमिंग अगर देखें तो ये 10 ईयर में ही आ जाता है। 10 ईयर्स या कभी कभी तो 8 ईयर्स में भी आ जाता है। आजकल जो है वो ज़्यादा ऑयली चीज़ लोग खा रहे हैं, देन और प्लस जो है यूरिया वगैरह, मतलब बहुत सारा जो खाद जो है, फर्टिलाइज़र के इफ़ेक्ट के कारण भी पुबर्टी पहले आ सकता है। देन 8 to 10 ईयर में मेन रूप से पुबर्टी आ जाता है, लेकिन बहुत लोग में दिखाई देता है 11 to 14 ईयर में। ठीक है, ये 8 to 10 ईयर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए फीमेल को, तो उसमें ब्रेस्ट जो है नॉर्मल रहता है, जैसे पुरुष का मेल का है वैसा ही फीमेल में ब्रेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही इन सब हार्मोन का सिक्रीशन उनके अंदर होता है, देन उनके ब्रेस्ट में हल्का सा डेवलपमेंट होता है, एक शेप लेना चालू होता है, वहाँ पर फैट का डिपोजिशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख पाएंगे ये कोई लेडी है, ठीक है, ये कोई लेडी है, ये अभी जो है ये कम उम्र की, मतलब कि कितना, एक नॉर्मल सा एज ले लेते हैं इनका, 7 ईयर है। ठीक है, अब ये 7 ईयर है तो इसमें नॉर्मल सा जैसे मेल में कैसे होता है निपल, उस तरीके का निपल होगा। लेकिन जैसे ही एज जो है 8 to 10 में आएगा तो ये निपल जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, अप होगा। और ये इसके साइड में आप लोग एरियोला का नाम सुने होंगे, ब्लैकिश एरिया, वो ब्लैकिश एरिया भी थोड़ा डार्क होना और ब्लैकिश होना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे फैट के डिपोजिशन के कारण ये एरिया जो है थोड़ा सा ऐसा फूल जाएगा, तो ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके अलावे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड होता है वो थोड़ा अंदर दब जाता है, जिसके कारण वॉइस जो है वो बहुत पतला और सुरीला निकलता है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो प्यूबिक हेयर यानी विशेष मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, हेयर बनना चालू हो जाएगा यहाँ पर दोनों थाई के बीच में। इसके अलावे अगर और भी बात देखा जाए तो दोनों बगल है, यहाँ पर बगल में हेयर हल्का हल्का आना चालू हो जाएगा। फेस
ऑयली होना चालू हो जाएगा। हो सकता है कि इस इफेक्ट के कारण एक्ने भी निकले, जिसे आप लोग मुहासा कहते हैं या फिर बर्रे कहते हैं, तो उसका भी डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा और क्या चेंजिंग मिल सकता है? ये तो हम लोग बॉडी में चेंजिंग देख पा रहे हैं, हाइट में भी चेंजिंग हो सकता है। ये हिप जो है, ये हिप थोड़ा सा चौड़ा होगा, ऐसा चौड़ा हो जाएगा, और ये कमर थोड़ा ऐसा पतला होगा, ये पतला और ये चौड़ा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से शेप मिलेगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे भी मेन रीज़न है, क्योंकि बेबी को बर्थ करना होता है तो ये पेल्विक एरिया का चौड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फैलेगा। जब प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है तो अंदर यूट्रस में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, बच्चा बनेगा। तो बच्चा बनेगा तो रहेगा तो यहीं पे। अब ये एरिया अगर छोटा होता तो बच्चा फैल पाएगा क्या? नहीं फैल पाएगा। इसीलिए ये एरिया इसी उम्र में थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण बेबी का डेवलपमेंट जब होता है तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो है इस पुबर्टी के टाइम में उसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक में और व्यवहारिक भी कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो वो अपने गोल पर फोकस कर सकती हैं, अपने सुंदरता पर फोकस कर सकती हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट, लड़कों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकती हैं, थोड़े से बातों में भावुक हो सकती हैं, ठीक है, इमोशन बहुत ज़्यादा उनमें आ जाएगा। तो और भी हो सकता है कि वो हो सकता है इस उम्र में किसी के साथ कमिटमेंट कर दिए या फॉल इन लव, प्यार में वो पड़ गए। तो ये सारा चीज़ जो है, इसी को हम लोग शायद इस उम्र को आप जानते होंगे टीन एजर भी कहते हैं, ठीक है। ये टीन एजर मतलब कि अभी अभी मस्तिष्क जो है वो डेवलप हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ को बहुत जल्दी थिंकिंग सोचेगा, किसी चीज़ पे विचार बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये पुबर्टी के बारे में हम लोग बात किए। तो ये पुबर्टी आया किसके कारण? ये हाइपोथैलेमस के एक्टिवेशन के कारण। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर के जीएनआरएच का सिक्रेशन किया, जीएनआरएच पिट्यूटरी पे एक्ट किया तो एफएसएच और एलएच निकला, एफएसएच और एलएच निकला, तब जाकर के पुबर्टी आया और तब जाकर के ये सारा चेंजिंग देखने को मिला। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से अगर ये जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी का भी फंक्शन नहीं करेगा। तो शायद आपको ये पूरा बात समझ में आ रहा होगा कि कौन क्या काम कर रहा है। मेरे से आपको यही देखना है कि कौन किस पे एक्ट कर रहा है और कौन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और किसका क्या काम है। ज़्यादा पेचीदा है ही नहीं, इसको पेचीदा नहीं मानना है, बहुत ईजी है। हाइपोथैलेमस एक्ट किया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी एक्ट किया ओवरी पे, क्लियर हो गया, खत्म। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर है। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये आप जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो का अगर आंसर चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आंसर आपको मिल जाएगा। बखूबी उस आंसर को आप नोट कर सकते हैं। जो नए व्यूअर हैं वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।